उठाएंगे। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आज का जो विषय वस्तु है सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता पार्ट टू। अब सिंधु घाटी सभ्यता को कल हम लोगों ने बातचीत के दौरान देखा था कि किस क्षेत्र में है भाई, तो यह सभ्यता जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, सरस्वती है। तो इस सप्त सैंधव प्रदेश में यह सभ्यता जो है वो रहती है। भारतीय इतिहास का क्या रहता है, भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता जो रहता है, या भारतीय इतिहास का क्या है भाई, प्रथम नगरीय सभ्यता है। भारतीय इतिहास का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने नगर नियोजन भी देखा था कि एक ऊपरी गढ़ी होता था, एक निचली गढ़ी होता था। ऊपरी गढ़ी जो है चारों तरफ से ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ था, और भी जो है सड़क के दोनों किनारे जो है जल निकासी की व्यवस्था रहती है, सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था रहता है। जो भवनों के मुख्य मार्ग थे वो मुख्य राजमार्ग पे न खुलकर के पीछे के गली में खुलते थे। पूरा शहर जो रहता है वो ग्रिड पैटर्न 90 डिग्री पर विभाजित रहता है। क्यों विभाजित रहता है, तो प्राचीन भारतीयों के वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण पर चर्चा हुआ था। तो आइए अब हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कहां से करेंगे, तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं कौन सी थी, विशेषताएं जो हैं वो कौन सी थी। तो यदि इस सभ्यता की विशेषताओं पर चर्चा किया जाए तो कुछ इस तरह से देखा जाएगा भाई कि सभ्यता की जो है राजनैतिक विशेषताएं थी, सभ्यता की जो है सामाजिक विशेषता था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आर्थिक विशेषताएं थी, आर्थिक विशेषताएं थी। और इसके बाद कौन सी विशेषता है, तो इसके बाद जो है धार्मिक विशेषता है, उसे हम लोग देखा जाएगा। तो द की फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वुड बी कंसीडर्ड अंडर द political aspect of the Indus Valley civilization, social aspect of the Indus Valley civilization, then after the economical and the religious features of the civilization। आइए बच्चों अब एक एक करके देखा जाए सभ्यता की राजनीतिक विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है राजनैतिक विशेषताएं क्या रहती हैं। अब पूरे इतिहास में जितना भी कालखंड आप प्राचीन भारत में करेंगे, अब इसके बाद आपका वैदिक काल आएगा, सिलेबस एनालिसिस तो हो चुका है। वैदिक काल के बाद फिर जो है प्राक मौर्य काल है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है। तो हर जगह पे आप कैसे देखेंगे भाई, आज का जमाना है तो आज के जमाने में क्या देखते हैं, आज के जमाने का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, वर्तमान में भारत का समाज कैसा है, वर्तमान में भारत की आर्थिक दशा कैसी है, वर्तमान में भारतीयों का धार्मिक दृष्टिकोण कैसा है। अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मिला दिए तो पूरा जो है एक चित्र जो है उभर करके आ गया। तो ऐसे ही बच्चों पूरे प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हर यूनिट का अध्ययन ऐसे ही होगा, राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा, और सबको समझने का अपना एक दृष्टिकोण होगा। अब राजनीतिक विशेषता में क्या क्या हम लोग देखेंगे भाई, ये बच्चों बीए वाला एग्जाम नहीं है, ये कॉलेज वाले दिन अब बीत गए हैं। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ चुके हैं, दुनिया की सबसे चैलेंजिंग एग्जाम में से एक है। और यहां पे बस केवल रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलेगा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से विषय वस्तु को देखना, ये आपको अपनी आदत बनाना होगा, हैबिट्स बनाना होगा। तो देखते हैं कि राजनीतिक विशेषता का जो पहला मुद्दा है वो क्या है, तो शासन का स्वरूप कैसा है, मोड ऑफ गवर्नेंस जो है वो कैसा है। शासन का स्वरूप कैसा है भाई, तो लिपि अभी तक तो पढ़ी ही नहीं गई है। लिपि जब तक नहीं पढ़ी जाती है बच्चों तो हर चीज तो खुदाई से जो मिला है उसी आधार पे कहा जा सकता है। इतिहासकारों का अपना अपना वर्ग है, हर इतिहासकार जो खुदाई से सामान मिला है अपने अपने हिसाब से उसका जो है व्याख्या कर रहा है। तो अमूमन क्या है, अमूमन अनुमान किया जाता है, जब तक लिपि नहीं पढ़ ली जाती है तब तक इट इज अज्यूम्ड दैट द मोड ऑफ द गवर्नेंस इट वाज द डेमोक्रेटिक मोड ऑफ गवर्नेंस। तो क्या है भाई, ऐसा अनुमान किया जाता है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रात्मक रहा होगा। आज क्या है भाई, आज हर चीज में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से हम ज्यादा, विशेष करके जो हमारे युवा हैं वो ज्यादा प्रेरित और प्रभावित रहते हैं। पश्चिमी संस्कृति का जो खुलापन है, पश्चिमी संस्कृति का जो एक बच्चों कहावत कहा जाता है ना कि अधगर गगरी छलकत जाए, तो जो भी उनकी
केवल ऊपरी चमक है, उस चकाचौंध से युवा वर्ग प्रेरित और प्रभावित है। और यही खेल वो आकर के भारत में खेले भी थे। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी में भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश भी थी। कल भी बच्चों कहा, आज भी कहूंगा, आने वाले पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में कहूंगा। और मेरा एक टैग लाइन है, शायद जो पहले से बच्चे जानते होंगे। टैग लाइन बच्चों ये है कि विश्व इतिहास भी अगर मौका मिलेगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा। पूरा विश्व इतिहास का दर्शन जब आप कर लेंगे, पुनर्जागरण से लेकर के, धर्म सुधार आंदोलन से लेकर के, औद्योगिक क्रांति से लेकर, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, एक लाइन का बच्चों जो निष्कर्ष में बोलता हूं कि दिया लेकर के भी खोजेंगे तो भारत जैसा देश आपको दूसरा फिर नहीं मिलेगा। उसका पहला ही बानगी क्या है भाई, कि जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी चिल्लाने वाले लोग हैं, वो यूरोपीय इतिहासकार रहते हैं। उनके सामने एक आईना था कि जब यूनान मतलब यूरोप हुआ, जब यूनान की सभ्यता पैदा नहीं हुई थी, उस जमाने में हमारे यहां पे क्या था भाई, हमारे यहां पर डेमोक्रेटिक मोड ऑफ गवर्नेंस था। जब यूनान की सभ्यता पैदा नहीं हुई थी तो हमारे यहां पे लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। तो बच्चों, राजनीतिक दशा कैसा है, राजनीतिक दशा में शासन का स्वरूप कैसा है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था माना जा रहा है। अगला मुद्दा क्या है भाई, अगला मुद्दा है कि प्रशासनिक दशा कैसी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासनिक दशा जो है गतिशील था, प्रशासन जो है गतिशील था। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इट वॉज डायनेमिक इन कैरेक्टर। कैसे गतिशील था भाई, कैसे हम मान लें कि प्रशासन जो है गतिशील, जड़ नहीं था। वो बच्चों कहावत है ना, नदिया कहे कहे रे धारा, तुमको चलना होगा। चलायमान प्रशासनिक व्यवस्था थी, गतिशील प्रशासनिक व्यवस्था थी। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें और मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तो मुद्दे की बात क्या है भाई, गतिशीलता जो है वो एक डायनेमिक बिहेवियर को शो करता है, जड़ता जो है वो एक कूपमंडूक चरित्र को दिखाता है। तो उस जमाने में प्रशासनिक दशा जो है वो गतिशील रहता है। इसके उदाहरण कौन से हैं, तो उदाहरण जो हैं सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ, अगला जो है उन्नत नगर नियोजन प्रणाली, अगला जो है सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ। प्रतिदिन जो है भाई तेल से प्रकाश वो जलाए जाते थे, मसाल जलाए जाते थे। प्रशासन प्रतिदिन जाकर के सड़क के किनारे जो प्रकाश स्तंभ है उसमें तेल डाल रहा है, उसे जला रहा है। अहले सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जाकर के उसे बुझा रहा है। ये प्रतिदिन आज की तरह बेटा वो भी तो नहीं है ना कि स्विच वाला एक बस एक स्विच दबाएं पूरा सड़क का लाइट ऑन हो गया। तो हर प्रकाश स्तंभ में तेल डालना है, सबको जलाना है। ये गतिशील प्रशासनिक व्यवस्था का उदाहरण है। उन्नत नगर नियोजन प्रणाली है, आज का स्मार्ट सिटी मिशन जैसा है वो व्यवस्था आज से 5000 साल पहले थी। इसका मतलब है कि गतिशील प्रशासनिक व्यवस्था है। अगला क्या था भाई, उदाहरण जो है कुशल जल प्रबंधन प्रणाली जो है, जल प्रबंधन प्रणाली, ये भी क्या है, ये भी जो है गतिशील प्रशासनिक दशा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जैसे आज है ना प्रशासन जो है घुसखोर है, लाल फीताशाही है, और भी प्रशासन की बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं। तो ऐसी कमियां हमें उस जमाने में देखने को नहीं मिलता है। आगे की व्यवस्था बच्चों हम लोग देखते हैं कि आगे की व्यवस्था क्या है। राजनीतिक दशा में हम लोगों ने क्या देखा, राजनीतिक दशा में जो है हम लोग शासन का स्वरूप देख लिए, उसके बाद जो है प्रशासनिक व्यवस्था को देख लिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक संस्थाएं कैसी हैं, प्रशासनिक संस्थाएं जो हैं वो कैसी हैं। तो फिर से वही बात उभर करके आता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है वो कैसे हैं भाई। तो मुद्दे की बात यह है कि प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में अस्पष्टतः जानकारी नहीं मिलता है, अस्पष्टतः जानकारी नहीं मिलता है। हालांकि क्या है, हालांकि जो है मोहनजोदड़ो से सभा भवन का साक्ष्य मिला है, सभा भवन का साक्ष्य मिला है। आज प्रशासनिक संस्थाओं में संसद है भाई ना, राज्यसभा है, लोकसभा है, न्यायपालिका है, ये सारे क्या है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। उस जमाने में ऐसी कोई व्यवस्था जब तक लिपि नहीं पढ़ ली जाती, उनकी बातों को नहीं समझ लिया जाता, स्पष्टता नहीं कहा जा सकता है। परंतु मोहनजोदड़ो से जो है असेंबली हॉल मिला हुआ है, सभा भवन मिला हुआ है। अब राजनीतिक दशा में हम लोग कहां पे आते हैं, तो राजनीतिक दशा में राजधानी कहां पर इनकी है, तो इस सभ्यता की दो राजनैतिक राजधानियां थी भाई। जो दो राजनैतिक राजधानियां हैं वो कौन सी हैं, तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। एक स्थल जो है चनहुदड़ो रहता है। चनहुदड़ो क्या है, तो चनहुदड़ो इस सभ्यता के
आर्थिक राजधानी रहता है, आर्थिक राजधानी रहता है, इकोनॉमिकल जो है कैपिटल रहता है। आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, उस जमाने में चनहुदड़ो जो है ये आर्थिक राजधानी रहता है। आज कमोबेश एक ही राजधानी का प्रचलन है। इतिहास में अंग्रेजों के भी जमाने में दो राजधानी था, एक दिल्ली था, दूसरा गर्मी में वो शिमला चले जाते थे। तो दो राजधानियां थी, राजनीतिक राजधानी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो राजधानी है, आर्थिक राजधानी चनहुदड़ो है। तो चलिए बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो राजनीतिक व्यवस्था का सबसे पहला मुद्दा है कि शासन का स्वरूप कैसा है। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि शासन का स्वरूप जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। अगला मुद्दा है कि प्रशासन कैसा है। तो प्रशासन एक गतिशील प्रशासन है। कैसे हमें पता चलता है कि गतिशील प्रशासन है? तो सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ है, उन्नत नगर नियोजन प्रणाली है, कुशल जल प्रबंधन प्रणाली है। इसके आधार पर गतिशीलता के बारे में पता चलता है। अगला मुद्दा है कि प्रशासनिक संस्थाएं कैसी हैं। तो प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिलता है। Until or unless we have traced the assembly hall in मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में एक सभा भवन, बृहद सभा भवन मिलता है। इस सभ्यता की दो राजनीतिक राजधानियां थी, एक हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है। चनहुदड़ो क्या रहता है? चनहुदड़ो जो रहती है आर्थिक राजधानी रहता है। अब बच्चों ये बताइए कि राजनीतिक दशा समझ में आया कि नहीं आया? राजनीतिक दशा बेटा पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं दोनों कमेंट देख रहा हूं, यूट्यूब के बच्चों का भी कमेंट देख रहा हूं और इधर जो एप्लीकेशन पे बच्चे हैं उनका भी कमेंट देख रहा हूं। फटाफट बच्चों बताइए कि राजनीतिक दशा का मामला सही है, आगे बढ़ा जाए, सामाजिक दशा पे बढ़ा जाए। ऑल क्लियर? ऑल बस। अगला मुद्दा है कि सामाजिक विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक विशेषताएं कौन सी हैं? सामाजिक विशेषताएं कौन सी हैं? तो इस तरीके से जो सामाजिक विशेषताएं हैं, इसका भी अपना एक आपसे कह दिया जाए, वर्तमान भारतीय समाज पर एक लघु निबंध लिखें। तो समाज पर अगर कुछ भी लिखना है तो समाज में क्या क्या आएगा पहले ये तो पता होना जरूरी है भाई ना। एक ऑर्गेनाइज वे में, एक व्यवस्थित तरीके से हर पहलू के बारे में चर्चा करना है। तो पहला मुद्दा क्या है भाई? पहला मुद्दा यह है कि समाज का स्वरूप कैसा है। समाज का स्वरूप कैसा है? तो अभी बच्चों क्या है, अभी तो प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत है ना। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, बहुत ही छोटा सा यूनिट। उसके बाद अभी नया नया सभ्यता के रंग में रंगे हैं, नया नया सभ्यता के रंग में रंगे हैं। तो लिपि कमोबेश आदि इतिहास है, आज तक लिपि पढ़ा ही नहीं गया है। तो जो भी बातें कही जा रही हैं वो अनुमान आधारित ही कही जा रही हैं। अनुमान आधारित क्या है भाई? तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा ऐसा अनुमान किया जाता है कि समाज का स्वरूप कैसा है? समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली है। संयुक्त परिवार प्रणाली है। इट इज अज्यूम्ड बाय द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस दैट द मोड ऑफ द सोसाइटी इट वाज द मैट्रियार्कल एंड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। कैसे भाई मातृसत्तात्मक समाज है? कुछ तो खुदाई में ऐसा मिला होगा जिससे हमें पता चलेगा। तो मातृसत्तात्मक समाज का स्वरूप है, यह हमें कैसे पता चलता है? तो पहला मुद्दा है कि सभ्यता के लोगों का शांतिपूर्ण स्वरूप। महिलाएं भाई शांत स्वभाव की होती हैं और यह सभ्यता एक पीस लवर सिविलाइजेशन है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी आर एबल टू से दैट दिस वाज द मैट्रियार्कल सोसाइटी। समाज का स्वरूप शांतिपूर्ण है, इसलिए अनुमान किया जाता है कि मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। अगला जो है, कैसे पता चलता है भाई कि मातृसत्तात्मक स्वरूप है? तो स्त्रीलिंग की पूजा का प्रचलन किस रूप में है भाई? तो ये उर्वरा की शक्ति के रूप में, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी जो हैं उनके रूप में है। दे वर मेकिंग द वर्शिप ऑफ द फैलस, स्त्रीलिंग की पूजा की जाती थी। इस बिहार पर भी कहा जा सकता है कि मातृसत्तात्मक समाज है। यहां पे चाहें तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण स्वरूप, घोड़े के हड्डी मिले हैं। घोड़े का प्राचीन और मध्यकाल में या अंग्रेजों के जमाने तक भाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस जमाने तक आप देखेंगे कि भारतीयों का युद्ध घोड़े से ही हो रहा है। उस जमाने को तो छोड़ दीजिए बच्चों, मैं इस जमाने की बात कर रहा हूं। सिलेक्शन होगा तो कहां जाएंगे ट्रेनिंग के लिए? बेटा कहां जाएंगे? आईएएस में अगर प्रॉपर सिलेक्शन अगर आपका हुआ, टॉप 100 रैंक तक आएंगे, तब तो गारंटी है कि प्रॉपर आईएएस मिलेगा। तो ट्रेनिंग के लिए कहां जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। जहां बेटा ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, अगर कोई आप लोगों में से पहले से गया हुआ है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, जाकर के एक दिन के लिए लोग रहने के लिए 10,000 20,000 रुपया खर्च करते हैं। पूरा एक साल जो है सरकारी खर्च पर आप उस हिल स्टेशन पर जो है लबासना जाएंगे भाई जो है।
तो लबासना बेटा एक आध बार वही आपका मक्का और मदीना है, एक आध बार मौका हो तो चले जाइए। गर्मी के समय में तो इस समय वहां पर पूरा दिल्ली वाले जो हैं, कहाँ है लबासना, कहाँ है? तो जाएंगे बेटा तो वो मेन गेट में तो आपको जाने नहीं देंगे जब तक कि अंदर ट्रेनिंग का कोई आईएएस जो सिलेक्टेड है वो लड़का अगर आपको आके गेट पे नहीं कहेंगे कि हमारे परिचित हैं, या कोई इंप्लॉई अगर आपके परिचित होंगे तभी आप अंदर जा पाएंगे। बगल में जो मेन गेट है उसके बगल से एक रास्ता और गया हुआ है, उसी से थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे तो हॉर्स राइडिंग जो है आपको दिखेगा कि आज भी आईएएस अधिकारी को जो है घोड़ा चलाने का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। असल में बच्चों जो आज आईएएस है, अंग्रेजों के जमाने में उसे आईसीएस कहा जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था। तो आईसीएस में कलेक्टर साहब, भाई अंग्रेज जो है वो नेशनल हाईवे थोड़ी गांव में बनवाए हुए थे। अब कलेक्टर साहब को गांव में जाना है तो कच्ची सड़कें होती थी, घोड़ा पे बैठ करके पहुंच जाते थे। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि घोड़ों का प्रयोग प्राचीन और मध्यकाल में युद्ध के लिए होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों से ये लोग परिचित रहते हैं, सुरकोटदा से हड्डी के घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े प्रचलन में नहीं थे। ये क्या दिखाता है? ये इनके शांतिपूर्ण स्वरूप को दिखाता है। तो इस आधार पर भी ऐसा कहा जाता है कि ये कैसे लोग हैं भाई? तो ये लोग जो हैं शांतिपूर्ण और मातृसत्तात्मक व्यवस्था वाले लोग हैं। अगला अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था उस जमाने में। समाज में बच्चों पहला मुद्दा समाज का स्वरूप हो गया। अगला क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का जो है प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था। देयर वॉज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्णा सिस्टम इन द इंडस वैली सोसाइटी। पहली बार बच्चों वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें कहां पता चलता है? तो ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में पता चलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, परंतु नगर क्या थे भाई? नगर दो भागों में विभाजित थे, दो भागों में विभाजित थे। कल ही हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था कि नगर दो भागों में कैसे विभाजित था। तो एक ऊपरी गढ़ी था और दूसरा जो है निचली गढ़ी था। ऊपरी गढ़ी बच्चों मैंने क्या कहा था कि ऊपरी गढ़ी जो था ऊंची चार दीवारी से घिरा था। साथ ही अगर आप लोग को याद आ रहा हो, मैंने आप कहा था कि आप जिस शहर में हैं, आपके शहर में कोई कॉलोनी है जो ऊंचे बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। तो कॉलोनी बेटा अगर कोई चारों तरफ से अगर ऊंची चार दीवारी से घिरा हो तो उसे पॉश कॉलोनी कहेंगे। सब कोई उस कॉलोनी में घर नहीं खरीद सकता है, सब कोई किराए पे नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ी कॉलोनी होगी तो चारों तरफ, चारों दिशाओं में गेट होगा, कम से कम 4 गार्ड बैठाया जाएगा और भी बहुत तामझाम होता है। तो उसमें एलिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही रह पाएगा। अब पूरा का पूरा शहर ही क्या है? पूरा का पूरा शहर ही ऊंची चार दीवारी से घिरा है। तो यहां पे कौन लोग थे? यहां पर ऊपरी गढ़ी में समाज के संभ्रांत वर्ग रहते थे। निचली गढ़ी जो है वो चार दीवारी से नहीं घिरा था, तो यहां पे कौन रहता था? तो यहां पे जन सामान्य के लोग रहते थे, जन सामान्य के लोग रहते थे, कॉमन मैन जो है यहां पे रहते थे। अब इस आधार पे जो दो भागों में विभाजित हैं भाई, इस आधार पे क्या कहा जाता है? इस आधार पे कहा जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण था, स्तरीकरण था, स्तरीकरण था। देयर वाज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समाज का बंटवारा है भाई। जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो ऊपरी गढ़ी में सारी सुख सुविधाओं वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां पे कोई सुविधा नहीं है वहां पे कॉमन मैन रह रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट। सामाजिक स्तरीकरण था, समाज को 4 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग कौन है भाई? तो ये 4 भाग जो हैं पुरोहित वर्ग हैं। समाज में जो 4 भाग हैं ये पुरोहित वर्ग हैं, योद्धा वर्ग हैं, अगला जो है वाणिक वर्ग हैं और अगला जो है सेवक वर्ग हैं। समाज में ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी, वर्ण व्यवस्था नहीं था बच्चों। तो कौन है समाज में? एक पुरोहित वर्ग जो पूजा पाठ करवाते थे, एक योद्धा वर्ग जो सेना में है, सुरक्षा का काम करते थे, एक वर्ग व्यापारी वर्ग है और अगला वर्ग जो है वो सेवक वर्ग है। एक बच्चों मेंस में प्रश्न पूछा जाता है कला और संस्कृति में कि सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति का परवर्ती इतिहास में क्या देन था, मूल्यांकन करें। अरे बच्चों मान लीजिए आप लोग आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, तो एक आईएएस अधिकारी के रूप में आपका क्या देन है, या आपका अपने समाज में आईएएस अधिकारी बनने के बाद आपका अपने समाज में क्या देन है? मुद्दा तो बनेगा भाई ना। तो असल में भाई देश की पहली सभ्यता है, देश की पहली सभ्यता है तो प्रेरणा और उत्प्रेरणा का स्रोत तो बना ही होगा। तो यही पुरोहित वर्ग आगे चल करके क्या हो जाते हैं? यही पुरोहित वर्ग आगे चल के ब्राह्मण हो जाते हैं, योद्धा वर्ग जो है आगे चल करके क्षत्रिय हो जाते हैं, वणिक वर्ग आगे चल करके वैश्य हो जाते हैं, सेवक वर्ग आगे चल करके शूद्र हो जाते हैं।
चलिए बच्चों, तो सामाजिक दशा में हम लोगों ने क्या देखा? सामाजिक दशा में हम लोगों ने देखा कि समाज का स्वरूप कैसा है। अगला मुद्दा हम लोगों ने देखा कि वर्ण व्यवस्था कैसा है। अब आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। महिलाओं की स्थिति समाज में कैसी है? तो महिलाओं की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मातृसत्तात्मक समाज ही कहा जाता है कि मातृसत्तात्मक समाज है। ये वाला बेटा मतलब समझ में आ रहा है? मातृसत्तात्मक समाज और पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या होता है? वर्तमान का समाज कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है। इस मातृसत्तात्मक समाज और पितृसत्तात्मक समाज में अंतर क्या है? क्लियर है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस ऑफ द मैट्रियार्कल बेस्ड सोसाइटी एंड द पैट्रियार्कल बेस्ड सोसाइटी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, जो है इतना तो पता है भाई ना। जैसे पितृसत्तात्मक समाज है, आज आपकी पहचान कहा जाता है ना, कल आप आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, गांव के लिए तो बेटा दरोगा भी बन गया कोई, तो गांव में तो हल्ला मचता है कि फलाने का लड़का जो है कलेक्टर ना बन गया। बेटा फलाने के लड़का जो है उसमें मम्मी का नाम नहीं लिया जाता, उसमें दादाजी का नाम लिया जाता है, पिताजी का नाम लिया जाता है, दादी और मम्मी का नाम नहीं लिया जाता है। तो यही तो पुरुष प्रधान समाज है। आपकी पहचान किससे है? आपकी पहचान जो पुरुष प्रधान समाज से है। मातृसत्तात्मक समाज में वही पहलू बदल जाएगा। चलिए जो है, तो अगले मुद्दे की तरफ आते हैं भाई के महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी मैंने कहा कई सारे एग्जाम्पल बताएं कि स्त्री लिंग की जो है पूजा है, और जो है महिलाओं की जो है विशेष स्थिति है, शांति प्रिय समाज है। अगला बच्चों मुद्दा है कि समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का मतलब तो समझ में आ ही रहा है। सती प्रथा बच्चों ये प्राचीन और मध्यकाल में प्रथा थी। यदि पति मर गए तो उस विवाहित महिला का, उनकी पत्नी का अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है, और पति की ही जलती चिता पर पत्नी को सती होना पड़ता था, उन्हें भी जल मर जाना होता था। अपने आप में एक ये क्या है? अपने आप में एक कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए ये काल है, काल के समान है कि आपकी इच्छा है, नहीं इच्छा है भी तो भाई ये तो बुरी परंपरा है ना। सती प्रथा का अगर प्रचलन किसी भी काल में नहीं है तो आप मान लीजिए कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कब कहां से मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी से मिलता है। 510 ईस्वी कौन सा कालखंड रहा होगा? तो यह गुप्त काल का समय था। गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी। 510 ईस्वी में पहला सती प्रथा का साक्ष्य, मतलब कि गुप्त काल में पहली बार सती प्रथा शुरू हुआ। प्राचीन भारत अभी बचा हुआ है। आइए बच्चों, अब अगला हम लोग देखते हैं कि समाज में मनोरंजन का साधन क्या था। मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन का जो साधन है, आज बच्चों आप लोगों के मनोरंजन का साधन हर जमाने में मोड ऑफ एम्यूजमेंट जो है अलग अलग रहा है। आज मनोरंजन का साधन जो है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मोबाइल में जितने भी फीचर हैं सब मनोरंजन के साधन है। उस जमाने में मनोरंजन का साधन क्या रहा होगा भाई? हम लोग के जमाने में बच्चों बचपन में मोबाइल वाला दौर नहीं था, तो हम लोग के बचपन में गुल्ली डंडा खेल लिए, बैट बॉल खेल लिए, मछली उछली जिनको मारने आता था नदी किनारे मछली उछली मार लिए। दैट वाज द मोड ऑफ एम्यूजमेंट। गांव में कुश्ती उस्ती लड़ लेते थे, वो मनोरंजन का साधन था। उस जमाने में मनोरंजन का साधन क्या है भाई? तो हर दौर अलग अलग है, हर दौर की अपनी विशेषता है। तो द मोड ऑफ एम्यूजमेंट इन दैट कंटेम्परेरी टाइम सिनेरियो दैट वाज द मल्ल युद्ध करना। मल्ल युद्ध मतलब वही कुश्ती लड़ना। अगला जो है पासे का खेल। अगला जो है शिकार करना, शिकार खेलना। अगला जो है पक्षियों को लड़ाना, पक्षियों को लड़ाना, बर्ड फाइटिंग जो है। तो ये सारे क्या थे भाई? ये सारे जो है मोड ऑफ अम्यूजमेंट थे। ठीक है, तो गोली खेलना भी बेटा हम लोगों के समय में चलिए जो है, तो समथिंग दिस वाज द सिनेरियो ऑफ द मोड ऑफ द सोसाइटी इन दैट कंटेम्परेरी टाइम सिनेरियो। सामाजिक दशा बच्चों यहां पे समाप्त हुआ। अब मुझे फटाफट ये बताइए आप लोग कि सामाजिक दशा समझ में आया कि नहीं आया। सामाजिक दशा में हम लोगों ने क्या देखा? तो सामाजिक दशा में हम लोगों ने देखा कि समाज का स्वरूप कैसा था। तो समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली। अगला जो है हम लोगों ने पहलू देखा कि वर्ण व्यवस्था था कि नहीं, तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। नगर दो भागों में विभाजित थे जो सामाजिक अस्त्रीकरण का साक्ष्य देता है। इस आधार पर समाज चार भागों में बटा था: पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, वणिक वर्ग, सेवक वर्ग। जो उस जमाने का पुरोहित वर्ग था वही आगे चल के ब्राह्मण वर्ग बना, जो योद्धा वर्ग था वो क्षत्रिय बना, जो वणिक वर्ग था वो वैश्य बना, और जो सेवक वर्ग था वो शूद्र बना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। मनोरंजन के साधन कौन से हैं, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग कहां बढ़ते हैं भाई? तो अब हम लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशा की तरफ पढ़ा जाएगा। क्लास नोट्स बेटा कल से बनवाना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी बच्चे हैं और अभी मैं बैठ करके नोट्स बनवाने लगूं तो यूट्यूब वाले जो है जमाई लेना शुरू करेंगे
और फिर कहेंगे कि मजा नहीं आ रहा है। तो क्लास नोट्स बेटा कल से हम लोग बनाना जो है शुरू कर देंगे। बाकायदे जो है हर एक टॉपिक का क्लास नोट्स क्लास में बनवाया जाएगा। बाकी बेटा 24 किताबें जो हैं, 19 जो बच्चे कह रहे हैं उनको भी 5 किताबें और मिलेंगी। 24 किताबें संस्थान की तरफ से मिलेगा। जो भी लिखवाया जाएगा, एक तो ये वाली जो चीजें हैं ये प्लेटफॉर्म पे आपके ऐड हो जाती हैं। 10 से 15 मिनट जैसे ही क्लास खत्म होता है, 10 से 15 मिनट के अंदर जितना भी हम लोग हाथ से इस पे स्लाइड फ्लो चार्ट बना रहे हैं सब 15 मिनट के अंदर लोड हो जाएगा। जो क्लास में लिखवा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी छात्र का कुछ छूट गया, लिखते समय जैसे होता है ना, भांति भांति के प्राणी हैं, आप लोगों में कुछ ऐसे हैं जैसे लगता है कभी पेन चलाए ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। ये बेटा फिर से आपको जो कहा जाता है ना, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, तो आईएएस की मर्यादा जो है इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बहुत फास्ट राइटिंग स्पीड होना चाहिए। तो हम लोगों का क्लास में ना तो बहुत फास्ट होता है ना तो बहुत स्लो होता है, मध्यम मार्ग प्रतिपदा होता है। मध्यम मार्ग मींस की एक मॉडरेट स्पीड में नोट्स बनवाया जाता है। उसके बाद भी हम लोग मान के चलते हैं किसी बच्चे का अगर छूट गया तो क्लास में कंटेंट राइटर बैठते हैं, वो कंटेंट राइटर पूरा नोट्स बनाते हैं, अगले दिन 12 बजे तक एकदम प्रिंटेड फॉर्म में वो डेली क्लास नोट्स के नाम से ऐड हो जाता है। मतलब फ्लो चार्ट तो तुरंत ऐड हो जाता है, वो डेली क्लास नोट्स भी ऐड हो जाता है। ये बेटा मैं नाम नहीं पढ़ पाया, कोई बच्चा कह रहा है कि सर 12,90,000 वर्ग किलोमीटर में सभ्यता थी। पुरानी किताब आप पढ़ रहे हैं, मैं करंट का डेटा बताया था, तो पुरानी किताबों में जाएंगे तो आपको डेटा वही मिलेगा। आइए बच्चों जो है अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि आर्थिक दशा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशा कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बच्चों बात तो वही है ना कि जैसे समाज में क्या था, समाज में समाज का स्वरूप है, वर्ण व्यवस्था है, महिलाओं की दशा है, मनोरंजन के साधन है। तो हर वर्ग को एड्रेस करने का एक व्यवस्थित अपना तरीका है। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पहला मुद्दा क्या होगा, पहला मुद्दा जो है, अरे 2 लाख नहीं दिया होगा बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, वो भी मानव ही है, मानव से ही कहीं पे कुछ एरर हो सकता है। तो वो 2 लाख नहीं, वो 0 छूट गया होगा या 0 टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, 20 लाख है, ठीक है। तो आइए बच्चों जो है ना, दिमाग का दही मत बनाइए आप लोग, ठीक है। आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी है भाई वो क्या है, आर एस शर्मा की एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी है ना, पुरानी वाली एनसीईआरटी। आर एस शर्मा जो इतिहासकार हैं वो कब के हैं, स्वतंत्रता के बाद में 1950-60 का दशक उनका दशक है। 1950 और 60 का मेरी आवाज आ रही है बच्चों, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? चलिए जो है, नहीं क्लास सही है बेटा जो है, अभी अभी बताइए। अभी बेटा मुझे बताइए जो है कि एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अरे रुक गया तो मैं अभी तो गया भाई ना, अभी ठीक है ना? तो चलिए जो है एक सेकेंड, आई फील की तो हो जाता है। अभी साइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया जो है उसमें कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आर एस शर्मा जो है ना वो उनकी किताब बहुत पुरानी किताब है भाई ना, तो जो आंकड़े मिलेंगे वो पुराने वाले आंकड़े मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी तो आप ही लोग को पढ़ना है ना, करंट अफेयर्स का डेटा मैंने बताया, एनसीईआरटी में डेटा पुराना वाला डेटा है। आइए भाई जो है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशा देखते हैं। आर्थिक दशा में कृषि की दशा देखते हैं, कृषि की दशा। अब बच्चों ये प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, इसमें कोई भी दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई भी काल हो, हर काल में कृषि की दशा क्या है, हर क्लास में जो है हर काल में कृषि की दशा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इट वॉज प्रेटी गुड। अब मुद्दा है कि प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है जौ है, गेहूं है, चावल है, रागी है और कपास का विश्व में सर्वप्रथम उत्पादन यहीं पे हुआ, विश्व में सर्वप्रथम उत्पादन इसी समय काल में हुआ। तो कृषि की दशा कैसी है, कृषि की दशा जो है बहुत ही अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई और आगे देखते हैं कि कृषि की दशा हो गया, अगला क्या है, अगला जो है पशुपालन है। तो पशुपालन जो है मांस के लिए, दूध के लिए किया जा रहा है। तो इन 2 उद्देश्यों से पशुपालन जो है किया जा रहा है। और एक तरीके से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है, पशु का जो डंग है, जो अपशिष्ट है,
वो खेती में जो है उर्वरक का काम कर रहा है। खेती से जो गेहूं का अपशिष्ट है, मतलब भूसा जिसे कहते हैं, चावल का जो भूसा है, वो पशुओं के आहार का काम कर रहा है। अगला हम लोग आर्थिक दशा में देखते हैं कि उद्योग और व्यापार कैसा है। उद्योग और व्यापार कैसा है? उद्योग और व्यापार जो है, हथकरघा उद्योग का प्रचलन था। हथकरघा उद्योग का प्रचलन था। राजनैतिक दशा में हम लोग क्या देखे थे भाई कि एक शहर है जो आर्थिक राजधानी है। तो सभ्यता की जो आर्थिक राजधानी है, सभ्यता की आर्थिक राजधानी कौन सी जगह है? तो आर्थिक राजधानी जो है चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो से हमें क्या मिलते हैं? तो चनहुदड़ो से जो है लिपस्टिक का कारखाना मिला है। लिपस्टिक का कारखाना मिला है। यहां से जो है चूड़ी निर्माण का कारखाना मिला है। निर्माण का कारखाना मिला है। यहां से जो है हड्डी के बने सामान मिले हैं। जैसे हिरण की हड्डी है या हाथी दांत की हड्डी है, उस हड्डी के बड़े ही महंगे सामान, हाथी दांत का जो आइवरी प्रोडक्ट उसे कहते हैं, बहुत ही प्रेशियस आइटम है, बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरीके से उद्योग जो है वो प्रचलित रहता है। अगला मुद्दा बच्चों क्या देखते हैं? तो अगला मुद्दा जो है आयात और निर्यात की मदें हैं। आयात और निर्यात के मदें हैं। किस चीज का आयात और निर्यात होता था? तो इसे समझने के लिए व्यापार और वाणिज्य को समझना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि उद्योग हथकरघा उद्योग है, तो व्यापार और वाणिज्य कैसा है भाई? तो व्यापार और वाणिज्य में आंतरिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार है, और अगला जो है बाह्य व्यापार है। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार कैसे होता था? तो आंतरिक व्यापार जो है सड़क मार्ग और नदी मार्ग से होता था। जो बाह्य व्यापार है ये कैसे होता था? तो बाह्य व्यापार भी सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग से होता था। अब भाई बाह्य व्यापार जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है वो समुद्री मार्ग से किससे हो रहा है? तो समुद्री मार्ग से मिस्र की जो सभ्यता है उनके साथ हो रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उनके साथ हो रहा है। बाह्य व्यापार का मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही हुआ भाई ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें सड़क मार्ग से किससे कर रहे हैं व्यापार भाई? तो सड़क मार्ग से जो है बदख्शा है, बदख्शा जो है उनसे जो है कर रहे हैं। आंतरिक व्यापार सड़क और नदी मार्ग से कहां पे हो रहा है? तो सड़क और नदी मार्ग से जो है सभ्यता के विभिन्न नगरीय केंद्रों के मध्य हो रहा है। अब 2000 से ज्यादा शहर भाई मिले हुए हैं, तो 2000 से ज्यादा शहर जो हैं तो आपस में आज क्या, कलकत्ता से सामान बंबई, बंबई से सामान दिल्ली, दिल्ली से देश के अंदर भी तो व्यापार होता है भाई ना। तो वही चीज है इंटरनल, देयर वर द टू मोड ऑफ द कॉमर्शियल एक्टिविटी, दैट वाज द इंटरनल ट्रेड एंड द सेकंड वाज द एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इट वाज गवर्न्ड बाय द रोड रूट एंड द रिवर रोड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फिर से रुका है क्या बच्चों? एक सेकंड जो है, चलिए बेटा जो है थोड़ा सा बफरिंग है, थोड़ा सा बफरिंग है। और जो भी टेक्नीशियन है, टेक्निकल टीम है भाई, उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए क्लास में जो है, और एक्टिव रह करके जो है इसे जो है देखिए जो है। हाँ बेटा मैं आ गया हूं, चलिए बेटा जो है मैं आ गया हूं। तो आइए भाई जो है अब ये व्यापार और वाणिज्य में एक आंतरिक व्यापार हो गया और दूसरा जो है बाह्य व्यापार हो गया। व्यापार और वाणिज्य जो है सड़क मार्ग और नदी मार्ग से आंतरिक है, दूसरा सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग से हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि आयात और निर्यात की वस्तुएं। आयात मतलब बेटा बेटा जो है बाहर से मंगाते क्या थे, निर्यात मतलब अपने यहां से बाहर भेजते क्या थे। तो बाहर से क्या मंगाएंगे भाई? तो बाहर से जो है, बाहर से सोना है, सोना है, चांदी है, लाजवर्ण है, बहुमूल्य पत्थर हैं, बहुमूल्य पत्थर हैं, ये मंगाया जा रहा है। निर्यात किन चीजों का कर रहे हैं? निर्यात हम लोग किन चीजों का कर रहे हैं? तो निर्यात में जो है अपने देश से क्या भेज रहे हैं? तो हाथी दांत की वस्तुएं हैं, हाथी दांत की वस्तुएं हैं। अगला जो है अलंकरण सामग्री है, अलंकरण सामग्री है। अगला जो है
कपास का निर्यात कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे पहले जो है कपास का उत्पादन किसने किया, सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है हम ही लोगों ने किया। इसके साथ साथ जो है विनिर्मित उत्पाद जो है, विनिर्मित उत्पाद जो है, मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं, उनका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। आइए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माप और तौल की इकाई क्या है। माप और तौल की इकाई क्या है? तो माप और तौल की इकाई 16 और उसका गुणज है, 16 और उसका गुणज है। द यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इट वाज द 16 एंड दियर मल्टीपल्स, मींस की 16 है, 32 है, 64 है, 128 है एंड सो ऑन। माप और तौल की इकाई अगर अपने दादाजी से आप पूछेंगे या अपने घर में दादी से पूछेंगे तो पहले के जमाने में 16 आना चलता था। आप लोगों का बच्चों कौन सा दौर रहा है? 50 पैसा आप लोगों के जमाने में था? आपके बचपन में 50 पैसा चलता था? 50 पैसा रहा होगा। 25 पैसा वाला आप लोग जनरेशन नहीं है, आप लोग के बचपन में 25 पैसा नहीं रहा होगा। 25 पैसा आप लोग के बचपन में था? 25 पैसा आप लोग के समय में नहीं रहा होगा। अच्छा 25 पैसा भी देखे हैं भाई, 25 देखे होंगे लेकिन वो प्रचलन में नहीं रहा होगा। तो 25 पैसा से नीचे बच्चों हम लोग के बचपन में 20 पैसा था, 20 पैसा एल्युमिनियम का होता था, 25 पैसा 50 पैसा ये लोहे का था, 20 पैसा था, उसके नीचे 10 पैसा था, उसके नीचे 5 पैसा था। 5 पैसे का बेटा हम लोग के समय में 5 टॉफी मिलता था। आज जाइए तो 50 रुपए का कैडबरी, 20 रुपए का कैडबरी, हम लोग के बचपन में 5 पैसे में 5 टॉफी मिलता था। तो कहने का अर्थ है कि पैसा से भी नीचे कौन सी इकाई थी? पैसा से भी नीचे आना होता था। अब आप लोग अपना अपना जनरेशन देख लीजिए, 50 पैसा भी आप लोग के समय में नहीं था। 1 रुपया वाला आप लोग जनरेशन है, उसके नीचे 50 पैसा, उसके नीचे 25 पैसा, फिर 20 पैसा, फिर 10 पैसा, फिर 5 पैसा। 5 पैसा के नीचे फिर आना, आना हम लोगों के बचपन में नहीं था। तो वही मैं कह रहा हूं, अपने दादाजी से पूछेंगे, अपने दादी से पूछेंगे तो आना था 16 आना जो होता था। ये 16 वाला जो गुणज है ये क्या है? ये 16 वाला गुणज तो स्वतंत्रता के बाद तक था भाई, ठीक है। तो माप और तौल की इकाई 16 और उसके गुणज में प्रचलन में था। अगला क्या है? अगला जो है मुद्रा व्यवस्था का, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था। तो क्या था भाई? वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलन में थी, प्रचलन में थी। बचपन में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहते हैं? बचपन में अभी देख रहे हैं गर्मी कितना ज्यादा पड़ रहा है। आप लोगों के बचपन में गांव में आइसक्रीम जिसे कहते हैं उसको बर्फ वाला हम लोग कहते थे। वो बर्फ बेचने वाला आता था, साइकिल पे उसके एक भोपू सा लगा होता था और उसकी आवाज से ही घर के अंदर रहता था व्यक्ति जान जाता था कि बर्फ वाला। वो जो आइसक्रीम बेचने वाला था, बचपन में पैसे कहां मिलते हैं कि पैसा होगा? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक सामान लेने के लिए दूसरा सामान देना है। दूसरा सामान देना है मतलब कि आइसक्रीम चाहिए तो बदले में गेहूं दीजिए, चावल दीजिए, सरसों दीजिए, या घर का जो टूटा हुआ लोहा लक्कड़ है वो कुछ भी दीजिए तो बदले में वो देता था। दिस इज व्हाट, दिस इज द बार्टर सिस्टम है। इसी को बच्चों जो है वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कहते हैं। तो सिक्का उस जमाने में था ही नहीं, देयर वाज नो एनी कॉइन्स वेयर नॉट इन प्रैक्टिस। चलिए अब आगे अब हम लोग देखते हैं, अब कुछ इसमें बच नहीं रहा है। अंतिम जो है मुहरें कैसी हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें, तो मुहरें 2 प्रकार की थी, 2 प्रकार की जो है इसमें जो है, एक जो है टेराकोटा की मुहर है, दूसरा जो है स्टेटाइट की मुहर है। टेराकोटा की जो मुहर है वो मिट्टी की बनी है और जो है स्टेटाइट की जो मुहर है वो मृदु पत्थर का बना है, मृदु पत्थर का बना है। तो टेराकोटा और स्टेटाइट जो है 2 तरीके की मुहरें थी। मुहरों में जो पशुपति योगी हैं उनकी मुहर सबसे ज्यादा फेमस है। इन मुहरों का प्रयोग जो है व्यापार में होता था, राजकीय आदेश में होता था। चलिए बेटा आर्थिक दशा समाप्त हुआ। फटाफट मुझे यह बताइए कि कहीं पे कोई मामला अगर उलझा है तो उसे सुलझा लिया जाए। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर लिखिए जो है, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ा जाए। आर्थिक दशा में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो आर्थिक दशा में हम लोग कृषि की दशा देखते हैं, बहुत अच्छी है। प्रमुख खाद्यान्न फसल देखते हैं कौन कौन सा है, पशुपालन को देखते हैं, उद्योग में हथकरघा उद्योग प्रचलन में था। सभ्यता की आर्थिक राजधानी चनहुदड़ो थी, चनहुदड़ो से लिपस्टिक का कारखाना, चूड़ी निर्माण का कारखाना, हड्डी के बने सामान का जो कारखाना है। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि व्यापार और वाणिज्य कैसा था। आंतरिक व्यापार था, फिर बाह्य व्यापार था। आंतरिक व्यापार सड़क और नदी मार्ग से होता था, बाह्य व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से होता था। अब हम लोग देखते हैं कि आयात और निर्यात की वस्तुएं कैसी हैं। तो आयात और निर्यात की वस्तुओं को मैंने बताया कि किन चीजों का बाहर से मंगाया जाता था, किन चीजों को बाहर भेजा जाता था। माप और तौल की इकाई 16 और उसके गुणज है। आज बेटा ग्राम है, एक 10 ग्राम होता है, फिर 10 ग्राम का 10 गुना 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम का 10 गुना 1 किलो होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ये मापने का पैमाना है ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, फिर 100 किलोग्राम, 1 टन।
वैसे वो जमाना 16 और उसके गुणज वाला था। यही तो बता रहा हूं, लाजवर्द मणि बेटा। कुछ गूगल कीजिए, गूगल भी आपका टीचर ही है। गूगल करेंगे तो बड़ा ही हीरा से भी ज्यादा चमकता हुआ जो पत्थर आपको दिखेगा वही लाजवर्द मणि है, लैपिस लैजुली है। ठीक है, क्या आदित्य है? आदित्य पूछ रहे हैं कि क्या है? मोहर कह रहे हैं कि सेलखड़ी पत्थर से बना था। हाँ, सेलखड़ी पत्थर वही जो है स्टेटाइट जो है, सॉफ्ट स्टोन। सेलखड़ी जो है मृदु पत्थर है, तो ये वही है। और कुछ बेटा? जीरो का भी बेटा कुछ ऐसा यूज नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। चलिए बेटा, अब हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि धार्मिक दशा कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता की। धार्मिक दशा कैसा है? तो धार्मिक दशा में इस सभ्यता के लोग कैसे हैं? तो इस सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की पूजा में किसकी पूजा करते थे भाई? तो वनस्पति की पूजा करते थे। वनस्पति की पूजा में किसकी पूजा कर रहे हैं? तो नीम है, बबूल है, पीपल है, इसकी पूजा कर रहे हैं। धर्म बच्चों मुद्दा पूजा पाठ वाला ही है ना, तो धर्म में किसकी पूजा है? प्रकृति की पूजा। पेड़ पौधे क्या है? प्रकृति का रूप है। नीम की पूजा है, बबूल की पूजा है, पीपल की पूजा है। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है, इस जमाने में पशु पूजा भी होता है। पशु पूजा किसका किया जाता था? तो पशु पूजा जो है ऊबरधारी बैल का किया जाता था। आज भी बच्चों बैल क्या है? आज भी बैल ऑस्पिशियस है। बैल या सांड जो है हम लोगों के यहाँ बनारस में अगर देखेंगे तो मतलब इसको आज भी एक ऑस्पिशियस एनिमल के रूप में देखा जाता है। तो हम्प्ड बुल इट वाज ऑस्पिशियस एंड इट वाज बीइंग वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन पीपल्स। इसके अलावा बच्चों क्या है? तो इसके अलावा जो है लिंग पूजा। आज भी जो है वर्शिप ऑफ लिंगा है, उस जमाने में भी लिंग पूजा है। इसके अलावा जो है लिंग पूजा के बाद जो है अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा जो है अंत्येष्टि संस्कार कैसे थे? अंत्येष्टि संस्कार के कितने रूप प्रचलित थे? तो अंत्येष्टि संस्कार के तीनों रूप प्रचलित हैं। आंशिक समाधान था, पूर्ण समाधान था, पूर्ण समाधान था और शवों को जला देना था। तो आंशिक समाधान बच्चों आज ये पारसी समुदाय में प्रचलित है। वो मृत व्यक्ति को खुले में छोड़ देते हैं, एक मीनार पर जो है उसे छोड़ दिया जाता है। परोपकार की भावना होती है। चील कौवों को कहा जाता है कि वो क्या करें, वो खा जाएं, किसी का परोपकार हो जाए। उसके बाद जो अपशिष्ट बचता था उसे दफना देते थे। यह प्रक्रिया जो है आंशिक समाधान है। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है पूर्ण समाधान है। पूर्ण समाधान का मतलब जो है डेड बॉडी को पूर्णतः जो है दफना देना, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है। अगला बच्चों जो है शवों को जला देना। शवों को जला देना ये हिंदू समुदाय में प्रचलित है, ये भी जो है वो दिखता है। तो चलिए ये क्या है भाई? ये सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक दशा है। अब मेंस में प्रश्न इतने बेहतरीन पूछते हैं भाई। एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न जो है आप लोगों के मेंस में पूछा गया था। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभी सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों को भुला दिया। अपने पूर्वजों को भुला दिया। ये केवल हम भारतवासी हैं जो अतीत के साथ साथ वर्तमान से कदम से कदम मिलाते हुए वैश्विक प्रगति के मार्ग पर अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संजोकर आगे बढ़ रहे हैं। सविस्तार कथन पर विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। प्रश्न है बच्चों, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभी सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों को भुला दिया। ये केवल हम भारतवासी हैं जो अतीत के साथ साथ वर्तमान से कदम मिलाते हुए वैश्विक प्रगति के मार्ग पर अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संजोकर आगे बढ़ रहे हैं। कथन पर विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। इतना बच्चों जो है शानदार प्रश्न है।
इतना शानदार प्रश्न है कि प्रश्न को पढ़कर के ही क्या है, प्रश्न को चलिए, हाँ बेटा, स्टार्ट अगेन जो है, रिपीट अगेन, जो भी आप लोगों की के आदेश हैं उसका पालन होगा। आइए बेटा, जो है कभी कभी जो है, अरे फोन उनके रिचार्ज से ये सब नहीं चलता है बेटा, जो है ना, जितनी छोटी सोच है वहीं तक सोच पाएंगे। ये डिजिटल का जमाना है, कई हजार करोड़ का जो वर्ल्ड कप का मैच देखते हैं ना, उसमें भी कभी कभी देखते हैं कि जो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है उसमें जियो का जो 5G है ना, जब कोई ऐसा मैच है कि सारा जो है देश उस मैच पे पड़ा हुआ है, वो सब 5G फेल हो जाता है, बफरिंग करने लगता है। तो आइए जो है इसको रिचार्ज से मत जोड़िए, वो एक अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया का अलग नेटवर्किंग चीजें हैं। चलिए बच्चों, जो है मैं रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट करके जो है, तो एक मैंने मेंस का प्रश्न आप लोगों को बताया, जो है मेंस का प्रश्न क्या है, मेंस का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभी सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों को भुला दिया। ये केवल हम भारतवासी हैं जो अतीत के साथ साथ वर्तमान से कदम मिलाते हुए वैश्विक प्रगति के मार्ग पर अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सजोकर आगे बढ़ रहे हैं। कथन पर विश्लेषणात्मक परिचर्चा करें। ये मेंस का प्रश्न है। अब प्रश्न कैसा है बच्चों, जो है कि प्रश्न सुन करके मन क्या है, मन जो है प्रसन्न हो जाता है कि भाई कितना शानदार प्रश्न यूपीएससी जो है वो डिजाइन कर रहा है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन सी हैं भाई? तो समकालीन सभ्यताएं कल आप लोगों ने देखा था कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो समकालीन सभ्यताएं जो हैं, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक मैप बनाएंगे। मैप बनाते हुए क्या दर्शाएंगे जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन जो है कौन सी सभ्यताएं हैं। तो यहां पर मिस्र की सभ्यता दिखा दीजिए। ऊपर कौन सी है भाई? तो यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता दिखा दीजिए। और यहां पर कौन से हैं? तो यहां पे जो है सप्त सिंधु प्रदेश में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहां पे जो है चीन की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। अब प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न तो यही कर रहा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभी सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों को भुला दिया। कैसे भुला दिया भाई? और बेटा ये कितना ज्यादा दुख की बात है, कितना ज्यादा दुख की बात है। आप घर से पढ़ने लिखने के लिए बाहर निकले होंगे, माँ बाप का एक ही अरमान है बेटा कि घर से बाहर जा रहे हो तो घर का मान सम्मान मर्यादा इसका ध्यान रखना। कहने का अर्थ है बच्चों कि माँ बाप ने जो आपको शिक्षा दिया, अगर उस शिक्षा को आप भूल गए तो उस व्यक्ति से कायर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है जो अपने घर के संस्कारों को भूल जाए, अपने दादी दादा माता पिता के संस्कारों को भूल जाए। हमसे प्राचीन बेटा ये तीनों सभ्यताएं थी। कौन कौन सी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये अपने पूर्वजों को भुला दिए। अभी मैंने कहा बच्चों ने कि यदि हम और आप अपने माँ बाप के संस्कार को, अपने परिवार की मर्यादा को अगर भूल जाएं तो उससे बड़ा अधम काम, उससे बड़ा नीच काम जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। कौन है भाई? आप अपने घर परिवार की अगली पौध हैं। अगली पौध है मतलब कि घर के नाज हैं, अपने घर परिवार के गुरूर हैं। अगला जो घर परिवार की मर्यादा है, परंपरा है, वो आपके हाथों में है। और आप अपने बाप दादाओं के संस्कार कोई भी व्यक्ति भुला दे भाई, उससे बड़ा अधम कौन हो सकता है? प्रश्न ही तो वही है भाई ने, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभी सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों को भुला दिया। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसको अपना लिया? इस्लाम धर्म को अपना लिया। और जो है चीन की सभ्यता जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। बच्चों ये इस्लाम धर्म कब आया था? इस्लाम धर्म 621-22 ईस्वी में आया था। जबकि ये सभ्यता कब की है? ये सभ्यता 4-4 हजार ईसा पूर्व की है। 4000 ईसा पूर्व की सभ्यता और 622 मतलब 4500 साल बाद जो धर्म आया, उस पूरा देश का देश ही उस धर्म को अपना लिया है। उस धर्म को अपना लिए भाई तो अपने पूर्वजों को भुला दिए। बौद्ध धर्म कब आया भाई? बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया। चीन की 70% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। मतलब चीन वाले भी क्या हुए? चीन वाले भी अपने पूर्वजों को भुला दिए। अब बच्चों मैंने आपसे पहले क्लास में क्या कहा था कि ये इतिहास बेटा मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। मेरा कहीं से उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इतिहास रटाया जाए, आपको इतिहास का सिलेबस पढ़ाया जाए। मैं बेटा इस उद्देश्य से इतिहास पढ़ाता हूं कि या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों ही केस में जो कहा जाता है चिट भी अपना पट भी अपना। अरे सिलेक्शन हो गया तो आप कहां पे जाएंगे भाई? भारत की सर्वोच्च सेवा है, सर्वोच्च सेवा में अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाने का जो है आपको मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप भारत की अगर सभ्यता और संस्कृति को पढ़े हैं, जान रहे हैं, तभी तो भारत के जो है गौरव को, एक विवेकानंद जी गए थे भाई 1893 ईस्वी में अमेरिका शिकागो धर्म संसद सम्मेलन में। एक व्यक्ति वहां के करोड़ों पर भारी पड़ा था, पूरी की पूरी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति पे एक व्यक्ति भारी पड़ा था। जहां पे बूढ़े बूढ़े जो है, खुद विवेकानंद कहते हैं दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी पश्चिमी धर्मगुरुओं की घुटनों से नीचे तक उनकी दाढ़ी थी। उनके बीच में एक युवा लड़का जो है वो जाता है, उसको मौका ही नहीं दिया जाता है। जब मौका मिलता है तो वो क्या कहते हैं? उस पश्चिमी सभ्यता की गढ़ में घुस करके, उस पश्चिमी सभ्यता के आंखों में आंखें डालकर कहते हैं मैं उस देश से आया हूं जिस देश ने दुनिया के सभी वंचित शोषित लोगों को अपना आंचल फैलाकर अपने आंचल में जगह दिया है।
भाषण शुरू करते हैं तो कहते हैं माय डियर्स अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों। तालियों की गड़गड़ाहट से विश्व धर्म संसद सम्मेलन का पूरा हाल गुंजायमान हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? बच्चों, इसी उद्देश्य से आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि आप रट्टू तोता मत बनिए, आप बस केवल किताबी ज्ञान वाले कीड़ा मत बनिए। आप महसूस कीजिए कि आप किस देश भूमि पर जन्म लिए हैं। आप महसूस कीजिए कि अभी मैंने कहा ना कि आप अपने परिवार के अगले वारिस हैं, तो आप अपने देश की गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति की परंपरा के भी अगले वारिस हैं। वो कहा जाता है ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल कर। मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल कर, किस रूप में रखना संभाल कर भाई? उस पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति वाले जहां पर अपने अपनों के बीच में सुरक्षित नहीं है, वहां पे 7 समंदर पार से आया हुआ एक नए उम्र का लड़का, उसको गैरों में भी क्या दिख रहा है? उसको गैरों में भी भाई और बहन दिख रहा है। ये बच्चों आपके सभ्यता और संस्कृति की मर्यादा है। ये आपके सभ्यता और संस्कृति की मर्यादा है। आप इसे सिलेबस की तरह मत पढ़िए बेटा ना, आप इसे महसूस कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभी सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों को भुला दिया। आपने सिद्ध कर दिया भाई कि हमसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, अपने पूर्वजों को भुला दिया। मेसोपोटामिया और मिस्र ने जो इस्लाम धारण कर लिया, चीन हमको आंखें दिखाता है भाई ना। चीन से हमारे संबंध सामान्य नहीं रहते हैं, आप हमेशा देखते हैं चीन की साम्राज्यवादी नीति है, हमें आंखें दिखाता है। अरे भाई, हमें क्या आंखें दिखाओगे? चीन ने जबरन जो है अपने ही राष्ट्रवादी सरकार को बाहर ढकेल दिया, वो ताइवान में चले गए। आज चीन ताइवान पे भी दावा करता है, आज चीन जो है तिब्बत को तो हड़प लिया, हांगकांग पे भी दावा करता है। अरे ताइवान हांगकांग को छोड़ दीजिए, संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पे दावा करता है। हमें भी रह रह के आंखें दिखाता है, नॉर्थ ईस्ट को स्टेपल वीजा देता है, जम्मू कश्मीर को स्टेपल वीजा देता है। क्या आंखें दिखाओगे भाई? हम लोग कौन है? हम भारत वाले। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हमने तो दिलों को जीता है भाई। आप हमें आंखें दिखाते हैं, आपकी 70% जनसंख्या हमारे धर्म को मानती है। इससे बड़ा विजय ये बेटा सांस्कृतिक विजय है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। दिस इज द कल्चरल विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर द चाइना। क्या आंखें दिखाओगे भाई? अब प्रश्न में क्या है? अब प्रश्न में है कि हम भारतवासी हैं जो अतीत के साथ साथ वर्तमान से कदम मिलाते हुए, तो अतीत से बताइए कि हमारे यहां पे क्या था भाई? आज से 5000 साल पहले भी हम लोग वनस्पति की पूजा करते थे। आज भी अगर गांव से हैं बच्चों, तो हर घर के सामने आपको नीम का पेड़ मिलेगा, हर गांव में बबूल का पेड़ मिलेगा। उस जमाने में भी पीपल की पूजा होती थी, आज भी पीपल की पूजा होती है। उस जमाने में भी तुलसी की पूजा होती थी, आज भी तुलसी की पूजा होती है। आज से 5000 साल पहले भी लिंग पूजा होता था, आज भी हमारे यहाँ पे भगवान शिवलिंग की, शिवलिंग की पूजा होती है। आज से 5000 साल पहले भी हमारे यहाँ पे बैल की पूजा होता था, आज भी बैल। नंदी कौन है भाई? नंदी शिवशंकर भोलेनाथ की सवारी हैं, आज भी उनकी पूजा होती है। तो कहने का अर्थ क्या है बच्चों की सब बदल गए, लेकिन हम हैं जो, वो है ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रही है और सदियों तक रहेगी। तो कुछ तो है कि हस्ती भाई ना, गर्व होना चाहिए ना। अभी मैंने क्या कहा कि आप अपने घर परिवार, अपने माँ बाप के गुरु हैं। तो घर परिवार और माँ बाप के ही गुरु नहीं है, आप अपने देश के, अपने सभ्यता के, अपने संस्कृति के भी गुरु हैं। और 5000 सालों से ये परंपरा अनवरत चलती आ रही है, और इस अनवरत परंपरा में सब कुछ बदल गया भाई। जो नहीं बदला वो क्या नहीं बदला? जो नहीं बदला वो क्या नहीं बदला कि हम कल भी वैसे थे, हम आज भी वैसे हैं। 200 सालों तक बच्चों क्या किया? 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। आज फिर से हम लोग विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब कि कदम से कदम मिलाते हुए वैश्विक प्रगति के मार्ग पर अपनी संस्कृति को संजोकर आगे बढ़ रहे हैं। कथन पर विश्लेषणात्मक चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? बेटा फटाफट बताइए जो है कि कथन पर विश्लेषणात्मक चर्चा हुआ कि नहीं हुआ। यह प्रश्न आपको सहजता से समझ में आया कि नहीं आया? मींस का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही प्रश्न को आपको एड्रेस करना है। इज इट क्लियर एवरीथिंग राइट नाउ और नॉट? आंसर राइटिंग कैसे चेक कराएं बेटा? ये मैंने पहले दिन के कोर्स में बता दिया था कि आपका आंसर राइटिंग जो है चेक होता है, प्रश्न दिया जाता है, रेगुलर इंटरवल पे आपके टेस्ट भी होते रहते हैं, वैसे भी आप करा सकते हैं। तो चलिए भाई जो है, अब अंतिम मुद्दे पर हम लोग आते हैं। अंतिम मुद्दा क्या है? अंतिम मुद्दा है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन है, इस पतन के कितने सिद्धांत हैं? इस पतन के जो हैं 2 सिद्धांत हैं। पहला कौन सा सिद्धांत है बच्चों? तो पहला जो है आकस्मिक पतन का सिद्धांत है, आकस्मिक पतन का सिद्धांत है। और दूसरा जो है वो क्या है? तो दूसरा जो है क्रमिक पतन का सिद्धांत है, क्रमिक पतन का सिद्धांत है। आकस्मिक पतन का सिद्धांत और क्रमिक पतन का सिद्धांत। एक सिद्धांत बच्चों कहता है कि सभ्यता एकाएक इसका पतन हो गया, दूसरा सिद्धांत कहता है कि एकाएक नहीं,
सैकड़ों सालों में इसका पतन हुआ था। तो आइए यहां पे ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सभ्यता के 3 चरण हमें देखने को मिलते हैं। 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला जो है प्राक हड़प्पा चरण है, दूसरा जो है विकसित हड़प्पा चरण है, विकसित हड़प्पा जो है चरण है, तीसरा जो है उत्तरवर्ती हड़प्पा चरण है। प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। प्राक हड़प्पा जो चरण है बच्चों, ये कब से कब तक है? तो ये 2600 से लेकर के ये 3200 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व है। विकसित हड़प्पा चरण जो है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व है। उत्तरवर्ती हड़प्पा चरण जो है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व है। अगला क्या है? तो अगला जो है सभ्यता का पतन तो हुआ था, हम लोग पतन ही देख रहे हैं ना। तो पतन में क्या है भाई? सभ्यता के केवल नगरीय स्वरूप का पतन हुआ, केवल नगरीय स्वरूप का पतन हुआ। ग्रामीण संस्कृतियां निरंतर रहीं, ग्रामीण संस्कृतियां निरंतर रहीं। तो आइए बच्चों, क्या है कि सभ्यता का जो पतन हुआ बस शहरों का पतन हुआ, गांव वाला जीवन तो आगे भी चलता रहा। आगे चलकर के क्या हो गया? आगे चलकर वैदिक संस्कृति में विलीन हो गया। अब भाई इतनी विकसित सभ्यता, जहां पे लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, जहां पे बड़े बड़े नगर हैं, जहां पर वेल प्लान्ड टाउन प्लानिंग है, उसका पतन कैसे हो गया? इतिहासकारों को यह बहुत ही अचंभित करता है। 2 दृष्टिकोण है। आकस्मिक पतन का सिद्धांत ये क्या मानता है? ये मानता है कि आर्यों के आक्रमण द्वारा, आर्यों के आक्रमण द्वारा पतन। भाई कुछ तो हुआ होगा तब तो ये सिद्धांत चल रहा है। तो मोहनजोदाड़ो से मिले नरकंकाल, मिले नरकंकाल। अगला बच्चों जो है ऋग्वेद में एक शब्द मिला है, वो शब्द कौन है? हरियूपिया शब्द है, हरियूपिया शब्द है। इस शब्द से भी लगता है कि हाँ भाई सभ्यता का जो है, ऋग्वेद वाले जो है हड़प्पा सभ्यता को जानते थे, इन्होंने ही पतन किया होगा। मोहनजोदड़ो में नरकंकाल मिले हुए हैं, नरकंकाल से लगा कि आर्यों का आक्रमण हुआ। मैक्स मुलर ने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए, आक्रमण किए, वो युद्ध प्रिय थे, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। और उसमें क्या हुआ? उसमें जो है सभ्यता का पतन हो गया। अगला बच्चों क्या है? तो अगला जो है क्रमिक पतन का सिद्धांत है। तो क्रमिक पतन के सिद्धांत में कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि नदियों का मार्ग परिवर्तन, नदियों का मार्ग परिवर्तन जो है, इससे सभ्यता का पतन हो गया। अगला जो है पर्यावरणिक जो क्षरण है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इससे सभ्यता का पतन हो गया। अगला जो सिद्धांत है वो कहता है कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, इससे जो है सभ्यता का पतन हो गया। और इसमें एक जो है उसे देखा जाए इकोलॉजिकल इंबैलेंस जो है, उसी को पर्यावरणिक क्षरण को कहेंगे। तो अगला में क्या है भाई? कह रहे हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तन, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में सरस्वती नदी का जो मार्ग परिवर्तन है, सभ्यता का पतन हो गया। अगला जो है ऑरेलस्टाइन है, ऑरेलस्टाइन कहते हैं कि उस जमाने में पर्यावरण का क्षरण हुआ, उससे सभ्यता का पतन हो गया। अगला कह रहे हैं भाई प्लेट विवर्तनिकी, ये ज्योग्राफी का वो है, पृथ्वी की कई सारी प्लेटें हैं। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस थ्योरी जो है, इंडो ऑस्ट्रेलाइड जो प्लेट हैं वो यूरेशियन प्लेट को पुशअप कर रहे हैं, जिससे हिमालय की ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है उस प्लेट विवर्तनिकी से सरस्वती नदी ही क्या हो गया? विलुप्त हो गया, सभ्यता का पतन हो गया। अगला जो है हड़प्पा वासियों का परंपरागत दृष्टिकोण, हड़प्पा वासियों का परंपरागत दृष्टिकोण। तो ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण क्या है भाई? अगर वर्तमान की सभ्यता को बचाना है बच्चों, तो आज भारत की जनसंख्या लगभग किस स्पीड से? 1.7 की स्पीड से बढ़ रही है। तो 1.7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रहा है बच्चों, तो उसी हिसाब से जमीन, खेती योग्य जमीन भी तो कम हो रहा है, परिवार का बंटवारा हो रहा है, नए नए घर बन रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है तो सरकार जो है नए नए सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, बंदरगाह, तमाम विकास परियोजनाएं, उससे भी जमीन घट रहे हैं। तो कृषि का विकास कितने दर से होना चाहिए? 4। जनसंख्या लगभग 2% की दर से बढ़ रही है, कृषि का विकास 4% की दर से होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं बनेगा तो इस वर्तमान की सभ्यता का भी पतन हो जाएगा। वही इनका परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है भाई? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। 1900 ईसा पूर्व में जो खुदाई में इनके कृषि के उपकरण मिल रहे हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स मिल रहे हैं, और 1700 ईसा पूर्व में जो कृषि के उपकरण मिल रहे हैं, कोई बदलाव ही नहीं है।
आज बच्चों खेती हम लोग कर रहे हैं तो आज बूंद बूंद सिंचाई की टेक्निक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब फव्वारा सिंचाई है, हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम खेती में जो है नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। इनका क्या हुआ भाई, इनका जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, खेती में कोई भी इनका कृषक जो उपकरण है उसमें कोई बदलाव है ही नहीं, वही पुराना इनका बहाना, वही परंपरागत दृष्टिकोण चल रहा है। और इससे क्या हुआ, मैंने कहा ना वर्तमान में सभ्यता लगभग 2% से बढ़ रही है, तो 4% से कृषि का विकास होना चाहिए। अगर ये संतुलन नहीं बना तो वर्तमान की सभ्यता का पतन हो जाएगा। ये संतुलन ये नहीं बना पाए, जनसंख्या बढ़ रही थी, खेती में कोई भी नवोन्मेष ये नहीं कर पाए, सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस तरीके से ये यूनिट यहीं पे समाप्त हुआ। एक प्रश्न मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, अगर अच्छे से आपने किया है, क्लास को अच्छे से आपने किया है, तो मेंस का ये प्रश्न है, आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अपने परवर्ती इतिहास को क्या देन थी, सोदाहरण चर्चा करें। What was the contribution of the Indus Valley civilization to the later phase of the Indian history? Elucidate with relevant example. अब सिंधु घाटी सभ्यता की अपने परवर्ती काल को क्या देन हो सकता है भाई, तो इस उत्तर को कैसे बांटेंगे, तो इस उत्तर को बच्चों जो है, जो देन है, इसे कुछ ऐसे बांटने का प्रयास कीजिएगा। राजनैतिक क्षेत्र में योगदान, सामाजिक क्षेत्र में योगदान, वैसे ही आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में योगदान, आर्थिक क्षेत्र में योगदान और धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान। अब धार्मिक वाले बच्चों मैंने बताया कि उस जमाने में भी प्रकृति की पूजा करते थे, बाद में भी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। उदाहरण नीम है, तुलसी है, पीपल है। उस जमाने में भी लिंग पूजा, बाद में भी लिंग पूजा हो रहा था। आज भी अंत्येष्टि संस्कार जलाकर दफनाकर होता है, तो ये सब इनकी देन है। राजनीतिक क्षेत्र में 2 राजधानियों का कंसेप्ट आगे भी बना रहा। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये आगे भी बना। जैसे जैसे प्राचीन भारत का सिलेबस आप खत्म करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर और बेहतर तरीके से देने में आप समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, ये यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। अब मुझे फटाफट आप लोग ये बताइए कि लाइव क्लास सेशन भी जो 3 दिन का फ्री लाइव क्लास है वो भी समाप्त हुआ। अगर बच्चों कोई डाउट है, कुछ आप पूछना